आज बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। पिछली बार प्रयोगवादी विशेषताओं के संदर्भ में जो बातें की गई थी उसमें सबसे मुख्य बात यह थी कि प्रयोगवाद कविता का जन्म 1943 से माना जाता है, 1943। यानी 1943 से जब तार सप्तक का प्रकाशन होता है तो उससे प्रयोगवादी कविता का जन्म माना जाता है। और तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह था और 7 कवि मूल रूप से नए प्रयोग या अव्यंजना शिल्प की बात कर रहे थे। इसी संदर्भ में प्रयोगवाद के कई विशेषताओं का जिक्र तार सप्तक की भूमिका में स्वयं अज्ञेय ने किया। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इन सब बातों की चर्चा के अलावा कुछ बातें और व्याख्यायित की गई थी। उसमें यह थी कि तार सप्तक पहली बार 7 कवियों के संकलन के रूप में आया 1943 में, लेकिन उसके बाद जो दूसरा संकलन आया 1951 में, उसमें भी 7 कवियों का संग्रह था और वे 7 नए कवि जो थे वे मूल रूप से उसी धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उनकी पुस्तक का नाम दूसरा सप्तक रखा। यानी पहली बार तार सप्तक 1943 में, फिर 1951 में जो पुस्तक आती है उसका नाम होता है दूसरा सप्तक। फिर उसके बाद फिर नए 7 कवियों का संग्रह आता है 1959 में और उसका नाम होता है तीसरा सप्तक। और उसके बाद अनेक चौथा सप्तक के नाम से चौथा संग्रह आता है। इस प्रकार इन 4 संग्रहों के कवियों को मूल रूप से प्रयोगवादी कविता की धारा के अंतर्गत माना गया। आज उसी क्रम में उन प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है अभिव्यंजना शिल्प पर बल। यानी प्रयोगवादी कविता या प्रयोगवादी कवि अभिव्यंजना शिल्प पर बल देते हैं। उनकी विशेषता क्या है? अभिव्यंजना शिल्प का तात्पर्य है कि कवि यह मानता है कि 1940 के बाद का जो समय था वो अनेक नए विषयों को मनुष्यों के सामने रखता है और कवि के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आ जाती हैं। इसमें उसने ये कहा कि चूंकि 1943 के आसपास हम देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध हो चुका था और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में मनुष्य अनेक तरह से नए परिस्थितियों और नई भावनाओं, नई संवेदनाओं का सामना कर रहा है। इसलिए कवि ये मानता है कि नए विषयों का जन्म हुआ और नए विषय जब आ रहे हैं तो उन्हें नए काव्य शिल्प में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कवि ये मानते थे कि पारंपरिक काव्य शिल्प अप्रासंगिक हो गए हैं। यानी पुराने काव्य शिल्प में नए विषयों को फिट नहीं किया जा सकता या नए विषयों को पुराने काव्य शिल्प में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कवि नए काव्य शिल्प की मांग करता है और इसका कारण अनेक कवियों ने नए शिल्प के पर बात की। जैसे उन्होंने भाषा के संदर्भ में अगर हम अज्ञेय की कविता देखें तो अज्ञेय स्पष्ट कहते हैं मौन भी अभिव्यंजना है। यानी कहते हैं कि कई बार ऐसी बातें होती हैं या ऐसी भावना व्यक्ति होती है जिसमें भाषा भी असमर्थ हो जाता है और ऐसे में मौन है वो भाषा का कार्य करता है। इसलिए वो कहते हैं मौन भी अभिव्यंजना है। ये अज्ञेय की प्रसिद्ध पंक्ति है। यानी कविता में मौन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति की शैली है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो फिर कलगी बाजरे अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता है और कलगी बाजरे अज्ञेय कविता में कहते हैं ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि जो कविता में अब तक प्रयुक्त उपमान थे वे अब काम लायक नहीं रह गए। यहाँ मैले होने का मतलब है अप्रासंगिक होना या अनुपयुक्त होना। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जो प्रचलित उपमान है वे अब हमारे नए भाव या नए संवेदनाओं या नए चुनौतियों को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन उपमानों का बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है। इसलिए कवि नए उपमानों की खोज कर रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम देख सकते हैं कि कभी कभी भाषा के लिए मौन का प्रयोग कर रहा है और कभी नए उपमानों का बल देता है। ये दोनों स्थितियाँ किससे जुड़ी हैं? तो शिल्प से जुड़ी हैं। यानी कवि यह मानता है कि कविता में जो नए विषय आ रहे हैं उनको प्रयोग करने के लिए हमें नई भाषा संबंधी प्रयोग करने पड़ेंगे
या नए उपमान संबंधी खोज करने पड़ेंगे, अन्वेषण करने पड़ेंगे। और यही कारण है कि तार सप्तक की भूमिका में, जो कि हमने पहले चर्चा कर ली है, कि तार सप्तक की भूमिका में कवि कहता है, प्रयोगवादी कवि, कि हम राहों के अन्वेषी हैं, यानी हम अभिव्यंजना या संप्रेषण की खोज कर रहे हैं। यानी कोई भी कविता किस प्रकार बेहतर ढंग से पाठक तक पहुंच सके, ये संप्रेषण या अभिव्यंजना पद्धति होती है। क्या वो अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाए, और इस पहुंचाने के क्रम में हमें नए शिल्प की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रगतिवादी कवि नए अभिव्यंजना शिल्प पर बल देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जब नए अभिव्यंजना शिल्प पर बल देता है तो अपनी कविता में नए नए तरह के प्रयोग करता है, और नए नए प्रयोग करने के चक्कर में जो कविता है वो बौद्धिकता से या बुद्धि से आक्रांत हो जाती है या भर जाती है। यही कारण है कि प्रयोगवादी कविता कई स्थानों पर दुरूह लगती है, या कई स्थानों पर उसे उसकी शिल्प इतनी अभिव्यंजना शिल्प इतनी संश्लिष्ट हो जाती है कि उसे समझने या उसे खोलने के लिए नए तरह की बात करने की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि जो है वह नई अभिव्यंजना शिल्प पर बल देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे दूसरी विशेषता जो प्रयोगवादी कविता में देखी जाती है वह है अनुभूति की प्रामाणिकता। अनुभूति की प्रामाणिकता यानी सच्ची अनुभूति का चित्रण, खुद अनुभव कर किए गए तथ्यों का चित्रण करना, या खुद स्वयं अनुभूत सत्य को प्रकट करना। इसका संबंध इस रूप से है कि प्रगतिवाद प्रयोगवाद से पहले आया था। यानी प्रयोगवाद के पहले जो काव्य धारा थी वो प्रगतिवादी धारा थी, और प्रगतिवादी धारा विचारधारा पर बल देती थी। वो अनुभव को महत्व नहीं देती थी, वो वाद से सिद्धांतों को महत्व देती थी, वो साम्यवाद के विचारों को महत्व देती थी, वो काल्पनिक समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देती थी। यानी कवि ये चाहता था कि साम्यवादी समाज की स्थापना हो। ये प्रगतिवादी कविता का उद्देश्य था। तो प्रगतिवादी कवि अनुभव, अपने अनुभव को प्रकट नहीं करता, वो विचारधारा को प्रकट करता। इसलिए प्रयोगवादी कविता जो है वो प्रगतिवादी धारा से अलग हटकर वो पहली बार कहता है कि नहीं, विचारधारा का कोई महत्व नहीं, बल्कि वो कहते हैं, प्रगतिवादी कवि कहता है कि अनुभूति को कविता में प्रकट करना चाहिए। यानी मनुष्य जो अनुभव करता है, जो तरह तरह के विषयों के साथ, परिस्थितियों के साथ जो अनुभव करता है, उन अनुभवों को वो कविता में प्रकट करे। और इसी प्रयोगवादी कवि अपनी अनुभवों को, अपनी अनुभूति को कविता में प्रकट करता है। जो स्वयं अनुभव करता है उसी को कविता में प्रकट करता है। वो किसी दूसरे के अनुभव या किसी अन्य विचारधारा के काल्पनिक अनुभव को प्रकट नहीं करता। और इसीलिए कवि के लिए इस अनुभूति की प्रामाणिकता को समझने के लिए, अनुभूति की सच्चाई को समझने के लिए एक कविता का उदाहरण आप देखिए। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी कवि है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है कमल के फूल, उसको आप देखें तो कविता की शुरुआत होती है, फूल लाया हूँ कमल के। यानी कवि कमल के फूल लाकर किसी को समर्पित करता है, और उसमें सीधी सीधी बात करता है कि फूल लाया हूँ कमल के। यहाँ पर कोई विशेषता नहीं दिखती, कमल के फूल कोई भी ला सकता। लेकिन इसमें अनुभूति की प्रामाणिकता कैसे आती है? जब कवि आगे कहता है, ये कमल के फूल, यानी जो कमल के फूल लाया है, ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं। यानी कमल के जो फूल हैं वो मानसरोवर झील के हैं। ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं, इन्हें हूँ बीच से लाया, इन्हें हूँ बीच से लाया, न समझो तीर पर के हैं, न समझो तीर पर के। यानी कवि स्पष्ट कहता है कि जो वो कमल के फूल लाया है वो किनारे तट से लेकर नहीं आया, बल्कि वह अपने अनुभव के बीच से लाया है। यानी सरोवर के बीच में जाकर कमल के फूलों को संग्रह करके वो लाया। यानी कवि ये कहना चाहता है कि कमल के फूल में उसके अनुभव और उसके संघर्ष भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि है वो सतही अनुभव का चित्रण नहीं करता, या प्रयोगवादी जो कवि है वह सीधे सीधे सामान्य अनुभव का चित्रण नहीं करता या काल्पनिक अनुभव का चित्रण नहीं करता, बल्कि प्रयोगवादी कवि अपने अनुभव से अर्जित
अनुभूति का चित्रण करता है, अपने अनुभूत सत्य का चित्रण करता है, जो उसने महसूस किया है उसका वह चित्रण करता है। यहाँ पर यही भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि वह कमल के फूल में अनुभव क्यों है, क्योंकि उन्हें बीज सरोवर से लाया गया है। बीज सरोवर से जाकर उन फूलों को इकट्ठा करना, ये उसकी निजता है, उसके अनुभव उसके साथ जुड़ गए, यानी फूल के साथ कवि का अनुभव जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये जो कमल के फूल हैं वो वास्तविक अनुभव की बात करते हैं। इस प्रकार हमें जानना पड़ेगा कि प्रयोगवादी जो कवि है वो वास्तविक अनुभव या अपने द्वारा जो अर्जित किया गया अनुभव है उसी को कविता में प्रस्तुत करता है। यही है अनुभूति की प्रामाणिकता, यानी उसका जो अनुभव है वो प्रामाणिक है, वो वास्तविक है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रयोगवादी जो कवि है वो प्रामाणिक अनुभव की बात करता है, वो स्वयं अपनी अनुभव की बात करता है। भवानी प्रसाद मिश्र और जब कई बार बात कहते हैं तो कहते हैं जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। गीत पर उस कविता में कहते हैं जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यानी कवि अपना खुद अनुभव देता है कि मैं गीत बेचने वाला हूँ, मैं गीत बेचता हूँ, किसी दूसरे की पीड़ा की बात नहीं करता। इसलिए हो जाता है अपनी स्वानुभूति, यानी अपने अनुभव या अनुभूति की प्रामाणिकता को वह कविता में प्रकट करता है। इसलिए इन दो बिंदुओं को प्रयोगवादी कविता की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यानी अभिव्यंजना शिल्प पर बल और अनुभूति की प्रामाणिकता। यानी कवि यह मानता है कि प्रयोगवादी कवि देखता है कि अपने समय में जो विषय है, नए विषय हैं, नई परिस्थितियां हैं, वह नए अनुभव को जन्म दे रही है और उन नए अनुभवों को जन्म करने के लिए, उन नए अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए हमें नए शिल्प की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए कहता है कि पुराने काव्य शैल अप्रासंगिक हो गए हैं, और इसीलिए वो कहता है कि हमें नए ढंग से संप्रेषण पर बात करनी पड़ेगी कि हम अपने पाठक तक अपने अनुभव को कैसे पहुंचाएं। वो अनुभव कैसा है?